जाओ और इसी मचाती हुई पढ़ाई में, धूम मचाती हुई पढ़ाई में इस बार नीट 2024 में भी मचा के आना है। खाली पढ़ते ही नहीं जाना है, सोचना है, फोकस करना है, दिमाग लगाना है कि क्या हम इस बार नीट 2024 एग्जाम को क्रैक करने के करीब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं, जब तक जैसे जैसे टॉपिक्स करते जा रहे हो, जैसे जैसे रिवीजन करते जा रहे हो, जैसे जैसे टेस्ट देते जा रहे हो, क्या आपको ये फील होता जा रहा है कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, मैं नीट को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, ताकत और बढ़ रही है कि क्या आप अपनी ताकत को कमजोर करते जा रहे हो। तो आप ध्यान लगा के सुन लो, ये जो 2 महीने आपके होंगे, जितना इनपुट इसमें दोगे मैक्सिमम आउटपुट अगर चाहिए तो जितना इनपुट इधर दोगे उतना ही मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होने वाला है नीट 2024 के एग्जाम में। जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसके लिए ये 2 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं। होली दिवाली, मैंने पहले भी बोला था, आप अपने सारे ईद दिवाली होली सारे त्योहार को एक साइड में कर दो। इस बार केवल एक त्योहार मनाना है, नीट 2024 में सिलेक्शन लेकर के आना है। उसके बाद दिवाली भी अपनी होगी, दिलवाली भी अपनी होगी, दिवाली भी अपनी होगी, दिलवाली भी अपनी होगी। इसी दिल के साथ आप मन लगा करके पढ़ते चले जाओ। समझ आई बात? उसके बाद हर दिन दिवाली, हर रात ईद मना सकते हो, आप होली मना सकते हो, दिवाली मना सकते हो, जो चाहो वो मना सकते हो, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, चाहे जो भी सेलिब्रेट करो। तो इस बार सबसे बड़ा त्योहार नीट 2024, उसी की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए आज तैयार। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे, इसमें नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक पे भी नीट में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आज के टॉपिक को भी ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जहां हमने लास्ट क्लास में खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। बात होगी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की, जिसमें हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दोनों के बीच में, क्या आपस में डिफरेंस है, और फिर होगी एलर्जी की बात, कुछ होगी इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी की भी। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का खेला। और इस खेला में सबसे पहले है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको हम द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, नॉन द स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैन क्लासिफाइड इनटू वन कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड वन कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। वन कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड वन कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जहां पे पैथोजन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन और एंटीजेनिक कंपोनेंट, एंटीजन का या एंटीजेनिक कंपोनेंट्स का डायरेक्ट एक्सपोजर कराया जाता है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन और एंटीजेनिक कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, और इसी वजह से यहां पे डेवलप होती है मेमोरी, जो कि एन अमनेस्टिक रेस्पॉन्स या सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहा जाता है। उन लोगों में ये चीज एक्टिव होती है, या उन लोगों के लिए कही जाती है जिनके बॉडी में इम्यूनोलॉजिकली वो एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जो लोग इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं उन लोगों के लिए होता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमें सपोर्ट करता रहता है हमारी लाइफ में, या यूं कह लो हमारी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो हम खुद से डेवलप करते हैं पैथोजन के एक्सपोजर से। याद रखेंगे, एंटीजन का एक्सपोजर जब बॉडी में होता है तो बॉडी खुद से जो नेचुरल एंटीबॉडीज बनाती है, या जो अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, या मेमोरीज बनाती है, वो सारा का सारा एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट कहा जाता है। वो सब कुछ एक्टिव इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी को बूस्ट करती है। और वहीं बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिवली ये ली जाती है जहां पे रेडीमेड एंटीबॉडी, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज, या इन्हें कहते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कहते हैं। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जाता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का, जो कि किसी और पर्सन से, इट इज टेकन फ्रॉम अनदर पर्सन, तो किसी और पर्सन की बॉडी से ली हुई इम्यूनिटी का नाम होता है, इसे कहते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। किसी और ने बनाई, हमने उस बने हुए को यूज किया है, तो किसी और की बनी हुई अपने बॉडी में अगर यूज करते हैं तो उसे पैसिव कहते हैं। पैसिवली दी जाती है, एंटीबॉडी दी जाती है, या एंटीजन का एक्सपोजर होता है, या एंटीबॉडी का एक्सपोजर होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई मेमोरी तैयार नहीं होती, नो मेमोरीज। तो यहाँ कोई मेमोरी नहीं होती। और ऐसे लोग जो इम्यूनोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं या इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, ये उन लोगों में इस तरह की एंटीबॉडी का यूज किया जाता है, बनी बनाई एंटीबॉडी, जिनकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन की अपनी एबिलिटी लॉस अगर नहीं है या फास्ट नहीं है, तो इमीडिएट एक्शन के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्शन, जो कि शॉर्ट लाइव्ड होता है। इट इज शॉर्ट लाइव्ड, मतलब ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये शॉर्ट लाइव्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट लाइव्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में, तुरंत एक्शन करने के लिए, इमीडिएट एक्शन करने के लिए। आपको अगर बनी बनाई एंटीबॉडी चाहिए तो ये यूज करें। यहाँ एंटीजन के प्रायर एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, यहाँ एंटीजन के प्रायर एक्सपोजर की जरूरत नहीं है इसे डेवलप करने के लिए। नो एंटीजेनिक एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड, नो एनी एंटीजन इज रिक्वायर्ड, की बॉडी में आपके एंटीजन भेजा जा रहा है, एंटीजन आने के बाद तुरंत एक्शन के लिए। और ये किसी और की बॉडी से ली हुई प्रोटीन है, तो टेकन फ्रॉम अदर पर्सन, किसी और से लिया, इसलिए इट माइट या इसे लिख सकते हो, इट कैन कॉज एलर्जीज ऑल्सो, एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी। जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि एलर्जी होती क्या है, ये किसी और से लिया हुआ है, किसी और की बॉडी से लिया हुआ है, तो बॉडी में इसके लिए एलर्जी सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन हमारी नहीं है, किसी और की बनाई हुई प्रोटीन है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो तरह की है। एक हमारी बॉडी में शॉर्ट लाइफ इमीडिएट एक्शन के लिए होती है, और एक एक्टिव होती है जो कि एक्शन करती है। फर्स्ट रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन जब मेमोरी की वजह से सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है तो काफी बूस्टर रेस्पॉन्स होता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इसी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था एक्टिव इम्यूनिटी को दो टाइप्स में। एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल, मतलब ये आर्टिफिशियली डेवलप भी की जा सकती है। तो नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव, और उसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव के दोनों नेचुरल आर्टिफिशियल टाइप्स हैं। कैसे होते हैं जरा हम इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, अगर हम बात करते हैं एक्टिव, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। और एक्टिव इम्यूनिटी के केस में अगर हम देखें, हमारी बॉडी नेचुरली या आर्टिफिशियली इस एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब पैथोजन नेचुरली एक्सपोज हो रहा है, और आर्टिफिशियल का मतलब हम उसे कराते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। बट एक्टिव में सीधा है पैथोजेनिक एक्सपोजर ऑफ एंटीजन मैंडेटरी है। तो नेचुरल में क्या होता है, इफ
अ पैथोजन जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट या एंटीजन एक्सपोजेज टू आवर बॉडी फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, आवर बॉडी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी खुद जो इम्यूनिटी बनाती है, खुद जो मेमोरी नेचुरल एक्सपोज हो रहा है पैथोजन का, और बॉडी उसके अगेंस्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप कर ले रही है। जैसे कई सारे एग्जांपल है वैसे तो, लेकिन एक सबसे कॉमन एग्जांपल है द डिजीज विच इज कॉल्ड चिकन पॉक्स। कभी भी आपको हुआ होगा, चेचक जिसे हिंदी में लोग यूज करते थे पहले पुराने टाइम पे, चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं। ये चिकन पॉक्स जो होता है ये एक बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है जो हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें होता है, लेकिन हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। एक बार हुआ, सेकंड टाइम से होने ना होने के पीछे डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है इस सेम टाइप के वायरस के लिए। जो वायरस का नाम है उसका नाम है वैरिसेला जोस्टर वायरस। इसे कहते हैं वैरिसेला जोस्टर वायरस। क्या कहते हैं? वैरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं इसको। तो जो वैरिसेला जोस्टर वायरस है बॉडी में नेचुरली आता है, बॉडी में पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं, बॉडी खुद उसके अगेंस्ट रिकवर कर जाती है और फिर उसी के बाद फिर ये डिजीज होगी कि नहीं होगी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव थी, कितना आपने उसके अगेंस्ट अपनी तैयारी कर रखी है, आपकी मेमोरीज कितनी फॉर्म हुई है। तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आपके बॉडी में, फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है यूजुअली। तो आप लिखेंगे ये है नेचुरल, जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन से हो रहा है जब बॉडी में नेचुरल सोर्सेज से ये पैथोजन आ रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब व्हेन आवर बॉडी, व्हेन एन एंटीजन, जब कोई एंटीजन या फिर एंटीजेनिक कंपोनेंट, जरूरी नहीं कि हमेशा एंटीजन ही हो, एंटीजेनिक कंपोनेंट भी यूज किया जा सकता है, उसका टॉक्सिन भी यूज किया जा सकता है। व्हेन एनी एंटीजन और एंटीजेनिक कंपोनेंट इज ट्रांसफर्ड इन आवर बॉडी बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियली मतलब सीधा जैसे आपने पढ़ा था इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, मतलब नेचुरली अगर मेल जो पार्टनर है अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन की मदद से फीमेल बॉडी में डायरेक्टली सीमेन ट्रांसफर कर रहा है, ये नेचुरल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब जब सीमेन को कलेक्ट किया जाए और फिर जो फीमेल बॉडी है उसमें ट्रांसफर किया जाए आर्टिफिशियल तरीके से, उसे पिपेट के थ्रू फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, फिर कहानी है कि ये इसे कहेंगे क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जब कोई चीज हम आर्टिफिशियली यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन भी ऐसी बनाई गई है, ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया गया है, पैथोजन का एक वीक सस्पेंशन लिया जाता है, वीक फॉर्म में पैथोजन को इकट्ठा किया जाता है, फिर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इन दिस केस when an antigen or antigenic component is transferred in our body artificially, तो अब बॉडी धीरे धीरे फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स डेवलप होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स इज गिवन along with memory cells also formed। क्या हो जाता है? memory cells are formed। कंसेप्ट वही वाला है, नेचुरल में जो कंसेप्ट था वही, यहाँ भी बस फर्क है कि यहाँ पैथोजन अपने आप आपसे एक्सपोज हो रहा है, खाने में, पानी में, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या किसी वजह से अगर पैथोजन बॉडी में आ रहा है और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, और यहाँ आपकी बॉडी से उस पैथोजन को एक्सपोज कराया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको रिलेट करें मेमोरी फॉर्मेशन से, तो जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन this artificial method, artificial active immunity, या रिलेटेड भी लिख सकते हो, इज रिलेटेड विद वैक्सीनेशन, इज रिलेटेड विद दिस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं हम ये आपका वैक्सीनेशन का कंसेप्ट, जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बेटा जी, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, यहाँ मैंने बताया था किसी और की बॉडी से एंटीबॉडीज ली जाती है और फिर आपकी बॉडी को दिया जाता है, उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो पैसिव इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडीज यूज की है, इसमें एंटीबॉडीज यूज किया, और इसको भी मैंने बताया आपसे कि ये भी नेचुरल हो सकती है, मतलब आप यहाँ आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड दूसरा करें, आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल भी है। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, तो आप यहाँ पे एग्जांपल याद कर सकते हो, ट्रांसफर एग्जांपल भी क्वेश्चन आते हैं तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, जो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज है, फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस में जो एंटीबॉडी जा सकती है उसका नाम है IgM, वाया प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है, इसे कहते हैं IgG। और दूसरा एग्जांपल है इसी में ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A जो होती है, दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न, यहाँ फीटस नहीं होगा, यहाँ मदर टू इन्फेंट होगा, जिसे हम न्यू बॉर्न कहते हैं। बर्थ से लेकर के 2 साल के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। जो मदर मिल्क होता है उसमें जो कोलोस्ट्रम है वो कुछ दिनों तक मदर कंटिन्यूअसली रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करती है, IgA। मदर ने खुद अपने लिए बनाया था लेकिन उसे बेबी को ट्रांसफर कर रही है वाया मिल्क, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क। तो ये भी पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। अगर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ याद रखेंगे सीरम यूज किया जाता है, सीरम जो कि किसी और एनिमल के ब्लड को, आइसोलेट ब्लड को निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं सेरम। सेरम इज व्हाट? सेरम इज द नॉन क्लॉटेड पार्ट, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन, नॉन क्लॉटेड पोर्शन ऑफ ब्लड, या ऐसे लिख सकते हो प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन। जब ब्लड की क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दो प्लाज्मा में से तो जो मटेरियल बचता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सीरम व्हिच इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी बहुत रिच होता है इम्यूनोग्लोबुलिन से। और जैसा कि हम जानते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसलिए स्पेसिफिक एंटीजन को ही इनहिबिट करती है। फॉर एग्जांपल जब स्नेक बाइट का केस होता है तो वहां पे जो हम ATS यूज करते हैं, एंटी टेटानस सीरम, क्या कहते हैं? एंटी टेटानस। स्नेक बाइट के केस में हम एंटीवेनिन यूज करते हैं, एंटीवेनिन यूज करते हैं, एंटीवेनिन जो एंटीवेनम भी कहा जाता है, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। और टेटनस के अगेंस्ट एंटी टेटानस सेरम यूज करते हैं, ATS जिसे कहा जाता है।
तो ये जो सेरम हम यूज कर रहे हैं, एंटी वेनिन जो हम यूज कर रहे हैं, ये एंटी टॉक्सिन्स है, स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट पॉइजन है। ये वो एंटीबॉडीज है जो एनिमल्स ने अपनी बॉडी में बनाया। हम क्या करते हैं, हम स्नेक के पॉइजन को थोड़ी सी अमाउंट में किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफर कर रहे हैं, हॉर्स की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हॉर्स की बॉडी में क्या होगा, खूब सारी एंटीबॉडीज बनी। ये देखो मैंने कहा कि ये कोई एनिमल है, ये मान लो हॉर्स है, हॉर्सी पॉर्सी कौन है, ये हॉर्स है। इस हॉर्स की बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल डोज में, जो नॉन टॉक्सिक होगी, स्मॉल डोज में हम देते हैं ऑफ स्नेक वेनम, जो सांप का जो जहर होता है, स्नेक वेनम इसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। और जब हम ट्रांसफर करते हैं उसे, तो ये हॉर्स क्या करता है, अपनी बॉडी में खूब सारे एंटीबॉडीज बना लेता है अगेंस्ट दिस पॉइजन। अब इसी एंटीबॉडी को हमें निकालना है, हॉर्स की बॉडी से निकालना है। हम क्या करते हैं, इस हॉर्स की बॉडी का ब्लड ले लेते हैं और ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं, ब्लड को अलाउ कर देते हैं क्लॉट करने में। और जो नॉन क्लॉटेड पोर्शन होता है ब्लड का, इस ब्लड का जो नॉन क्लॉटेड पोर्शन होगा आफ्टर क्लॉटिंग, जो नॉन क्लॉटेड पोर्शन होगा, उसी को कहते हैं सेरम। क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। अब इस सेरम जिसमें खूब सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी स्नेक के वेनम के अगेंस्ट, सांप के जहर के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस। जब स्नेक बाइट होती है तो इसे यूज किया जाता है, यूज फॉर ह्यूमन। जब स्नेक पॉइजनिंग के केसेस आते हैं तो वहां पे इन्हीं वेनम के अगेंस्ट एंटी वेनिन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंसेप्ट पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। आर्टिफिशियल पैसिव इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और ये होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जहां नेचुरली मदर से उसके बेबी को ये ट्रांसफर की जाती है जो एंटीबॉडीज होती है। तो आप देखो हर केस में यहां भी एंटीबॉडी यूज हो रही है, यहां पे भी पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी यूज हो रही है, इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी यूज होती है। तो इसी को कहते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। और इसको एनसीईआरटी ने जो लिखा है उस पॉइंट को हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced। क्या होता है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो डेड माइक्रोब हो, चाहे वो जिंदा माइक्रोब हो, चाहे वो जिंदा माइक्रोब हो या डेड माइक्रोब हो या कोई उसकी प्रोटीन उसके कंपोनेंट हो, तो कह रहे हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है होस्ट बॉडी के अंदर। और इसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, थोड़ी स्लो जरूर है, टेक्स टाइम टू ग्रो, लेकिन फुल इफेक्टिव रिस्पांस करती है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। जब पैथोजन का एक्सपोजर बॉडी से नेचुरली हो या आपने उसे आर्टिफिशियली कराया, जब बॉडी उसे पैथोजन से डायरेक्टली एक्सपोज होती है तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसीडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न? मैंने बताया आपको, क्योंकि मदर ने पहले से ही उस इम्यूनोग्लोबिन को बना रखा है। बच्चे की इम्यूनिटी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है, तो मदर से ये इम्यूनिटी उस बच्चे की पूरी सुरक्षा को इंश्योर करती है। जब तक कि बच्चे का खुद का इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाता, तब तक ये उस बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, जिसे हम कहते हैं सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इज अबंडेंट इन एंटीबॉडीज, जिसका नाम है IgA, दैट प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट एंड द फीटस आल्सो रिसीव। एक है इन्फेंट जो जिसका जन्म हो चुका है, वो इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए याद रखेंगे, इस बात को भी कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फेंट जो होता है उसके लिए IgA होता है मिल्क के थ्रू, वाया मिल्क आता है न्यूबॉर्न के लिए। और फीटस के लिए अगर पूछा जाए तो फीटस के लिए IgG होता है, वाया प्लेसेंटा आता है। क्या आता है? प्लेसेंटा आता है। तो इन बातों को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एंटीबॉडीज यहां रिसीव की जाती है मदर से थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां पे नेचुरल के बारे में अकेला बताया गया है। अब आर्टिफिशियल का एग्जांपल जो है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी एक्टिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके, इसी बॉडी की मेमोरी का इस्तेमाल करके, इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेसिस पे साइंटिस्ट का दिमाग खनका कि अगर हमारी बॉडी नेचुरल रेस्पॉन्स कर लेती है पैथोजन के अगेंस्ट, तो आर्टिफिशियल तरीके से भी उसे इंड्यूस करके हम देख सकते हैं। पहला लैंडमार्क, पहला नाम जो आता है वो आता है एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन तैयार करी थी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन तैयार की थी। एडवर्ड जेनर जो फर्स्ट कंसेप्ट वैक्सीन का डेवलप किया था, उन्होंने प्रिपेयर द फर्स्ट वैक्सीन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए इन्होंने पहली वैक्सीन डेवलप करी थी एडवर्ड जेनर ने। ये था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस। जो पॉक्स वायरस का एक कॉमन स्ट्रेन होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस कहते हैं, उस स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट डेवलप किया था। और इसके लिए इन्होंने यूज किया था, यूज्ड अनदर स्ट्रेन ऑफ स्मॉल पॉक्स, जिसे कहते हैं काउ पॉक्स वायरस। वही स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम कॉज करने वाला काउ पॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया था इन्होंने, जो कि स्मॉल पॉक्स का ही दूसरा स्ट्रेन था। तो स्मॉल पॉक्स जैसा वायरस काउपॉक्स का इस्तेमाल करके एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और जो वैक्सीन का नाम डिराइव होता है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, वो डिराइव हुआ है यहीं पे वक्का टर्म आप लिख सकते हो। वक्का का मतलब ही होता है काउ। तो आपने देखा भी, मैंने बताया कि पहली वैक्सीन थी वहां पे काउ पॉक्स वायरस, जो काउज में इन्फेक्शन कॉज करता है, कैटल में इन्फेक्शन कॉज करता है, उस वायरस को इन्होंने निकाला। तो काउ से आया वक्का और वक्का से आया वैक्सीनेशन का नाम। तो एडवर्ड जेनर ने वक्का टर्म जो यहाँ पे यूज किया है उनकी वैक्सीन में, वो उसी काउ पॉक्स की वजह से यूज किया गया है। वक्का मींस काउ, और पहली वैक्सीन थी काउ पॉक्स वायरस से जो बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो जिसमें हम क्या करते हैं, इस वैक्सीनेशन में जहां पे हम पैथोजन का कोई कंपोनेंट यूज करते हैं, इन वैक्सीन द एंटीजन इटसेल्फ, या तो हम एंटीजन को यूज करते हैं या एंटीजन को यूज करते हैं लाइव बट वीक फॉर्म में। वीक लाइव होगा, जिंदा होगा, लेकिन कमजोर करके यूज किया जाएगा। और या फिर हम उसे हीट किल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट किल्ड कर देंगे, उसे गर्म कर देंगे, किल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम उस पैथोजन का कंपोनेंट पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं। पैथोजन को हम लाइव फॉर्म ऑफ पैथोजन यूज कर रहे हैं या फिर उसी का किल्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। कई बार हम एंटीजेनिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एंटीजन के कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एंटीजेनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, उसका टॉक्सिन यूज किया जाता है, उसकी प्रोटीन यूज की जाती है, उसकी प्रोटीन यूज की जाती है, उसका पॉलीसैकेराइड यूज किया जाता है, या फिर उसका टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार हम उसका डीएनए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डीएनए, या उसका जीनोम यूज करते हैं। ये तरीका भी हमने खोज निकाला है। तो वैक्सीन्स का कंसेप्ट बेस्ड है मेमोरी सेल्स पे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वैक्सीन्स आर बेस्ड अपॉन द फंक्शन ऑफ आवर इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है बेटा जी।
मतलब याददाश्त के आधार पर ये काम करता है, मेमोरी के बेस पे ये काम करता है। इसी कांसेप्ट को इन्होंने जो यूज किया था प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस पे इन्होंने यूज किया था कि वैक्सीन पहले दी जाएगी तो बॉडी स्लो इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगी, मेमोरी बनाएगी। दूसरा डोज दिया जाएगा वैक्सीन का तो बूस्टर डोज की तरह काम करेगा और बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाएगी और बहुत सारी मेमोरी सेल्स फिर से बन जाएंगी जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी और बॉडी को काफी हद तक इन आर्मी सेल्स से या इन आर्मीज की मदद से बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है वैक्सीन का कांसेप्ट किस पे बेस्ड। अब क्वेश्चन आता है वैक्सीन के साथ मैंने एक और नाम लिखा है इम्यूनाइजेशन। क्या डिफरेंस है? अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं वहीं पे अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन तो कंफ्यूजन होती है, क्या दोनों सेम है? क्या वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन एक ही बात है? तो आप बोलोगे नो 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 नो। इम्यूनाइजेशन का मतलब है बेटा जी, इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि जब हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन दे दिया वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीन देने के बाद बॉडी भी तो रिस्पॉन्ड करेगी ना। तो कहानी है द ऑल दोज कंप्लीट स्टेप्स आफ्टर गिविंग वैक्सीनेशन। होता क्या है? आफ्टर गिविंग वैक्सीन्स आवर बॉडी, आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, आफ्टर गिविंग वैक्सीन्स टू आवर बॉडी क्या करती है? ह्यूमन बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, रेस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग क्या करती है ये? बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेनिक कंपोनेंट, एंटीजन और इट्स कंपोनेंट्स। तो आफ्टर गिविंग एंटीजेंस डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन, सीधा सीधा कहें डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन। डेवलपिंग इम्यूनिटी मतलब बॉडी खूब सारी एंटीबॉडीज बना लेगी उस एंटीजन के खिलाफ, इसी को कहते हैं एंटी से लेकर के जब बॉडी में एंटीबॉडीज का खूब प्रोडक्शन हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। मतलब इम्यूनाइजेशन इन ब्रॉडर टर्म अगर आप देखो तो द प्रोसेस बाय व्हिच आवर बॉडी गेट्स इम्यून अगेंस्ट द सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन। जिस एंटीजन को हमने ट्रांसफर किया उसके अगेंस्ट बॉडी क्या हो गई? इम्यून हो जाती है, इसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन मींस गिविंग वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन मींस डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वैक्सीन। तो ये दोनों अगर हम समझेंगे दोनों के दोनों रिलेटेड एक दूसरे से हैं, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के इम्यूनाइजेशन डेवलप नहीं हो सकता। प्लस वैक्सीनेशन का मतलब हम वैक्सीन दे रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप किया नहीं, वो है इम्यूनाइजेशन। क्लियर है कहानी? तो अब अगर हम देखें वैक्सीन के बारे में तो हमारे साइंटिस्ट जो इस पे कई दिन और रात काम कर रहे हैं, कोविड में भी आपने देखा कितनी जरूरत पड़ी थी हमें वैक्सीन की कोविड के टाइम पे। तो यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वैक्सीन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइप ऑफ वैक्सीन जो हम बनाते हैं उस बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। वैक्सीन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग कैटेगरी वाइज, अगर आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज वैक्सीन जो होती हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक जो ट्रेडिशनली हम जिन्हें बनाते हैं जिसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है जहां पे हम पैथोजन के कंपोनेंट्स को डायरेक्ट यूज करते हैं, पैथोजन को डायरेक्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसमें केवल पैथोजन, नेचुरल जो पैथोजन है उस पैथोजन को ही यूज किया, उसकी पूरी बॉडी को यूज किया, या फिर पैथोजन की बॉडी का कवर यूज किया, उसके बॉडी की कवरिंग में जो प्रोटीन है उसका इस्तेमाल किया, पैथोजन को किल कर दिया, हीट किल्ड फॉर्म कहते हैं उसको, या फिर पैथोजन को वीक कर दिया, वो डिजीज ना कॉज कर सके। तो द पैथोजन इज यूज्ड डायरेक्टली हियर, जहां पे पैथोजन के कंपोनेंट्स यूज करे जाएंगे उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। तो इसे कहते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन। और लास्ट में आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फोर्थ जनरेशन भी बन रही है लेकिन हम केवल थर्ड जनरेशन तक ही पढ़ेंगे, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। बट ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, इसमें भी यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो क्वेश्चन उठता है फिर फर्क क्या हुआ इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या फर्क होता है, किस तरीके से ये इससे ज्यादा एडवांस निकली। तो आप देखोगे लेवल किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें, कौन ज्यादा एडवांस है, कौन ट्रेडिशनल है, कौन सा मॉडर्न है, इस बेसिस पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन यूज की जाती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जब हम यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन यूज करते हैं, यहाँ पे हम लाइव पैथोजन यूज करते हैं, जिंदा पैथोजन यूज करते हैं, बट इसे वीक कर दिया जाता है, वीक या इसी को कहते हैं एटेन्यूएटेड फॉर्म कहते हैं। दूसरा इसी में कैटेगरी हम लिख सकते हैं हीट किल्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हीट किल्ड फॉर्म। हीट किल्ड पैथोजन और लाइव पैथोजन की हम बात करते हैं अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल लाइव पैथोजन में हम वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन, नेचुरल पैथोजन लाइव फॉर्म में, बट उसको कमजोर किया है, वीक किया, एटेन्यूएटेड फॉर्म इसको कहते हैं। और जब भी हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी जिसे कहा जाता है, सैबिन वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, सैबिन पोलियो वैक्सीन, सैबिन नेम था उस साइंटिस्ट का जिन्होंने इसे प्रिपेयर किया था। तो सैबिन पोलियो वैक्सीन, ओरल वैक्सीन जो ओरल 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है, इसमें वायरल का माइक्रोफ्लोरा, वो जिंदा वायरस को कमजोर बना करके आपके गट में भेज दिया जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज दिया जाता है। वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है वो वहां जाकर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट मेमोरीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब यही पैथोजन डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए, इसका इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी बनाया गया है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी बनाई गई है। तो जो इंजेक्टेबल फॉर्म होता है पोलियो वैक्सीन का उसे कहते हैं साक पोलियो वैक्सीन। क्या कहते हैं? साक पोलियो वैक्सीन, जहां पे पैथोजन को किल करके बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, किल्ड फॉर्म में पैथोजन को ट्रांसफर किया जाता है, वो जो होता है इसे कहते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म। तो पैथोजन का एक ऐसा फॉर्म है जो कि इंजेक्ट किया गया है, उसे किल करके ट्रांसफर किया है, मतलब इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो आप देखेंगे ये मान लो कोई वायरल, ये कोई पैथोजन है, इसका अपना डीएनए या जीनोम है, जीनोम ऑफ वायरल और बैक्टीरियल पैथोजन, कोई भी पैथोजन है उसका जीनोम हमने ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास हमने सेल ले ली, इसे कहते हैं वेक्टर, इसे कह रहे हैं वेक्टर डीएनए, इसका नाम है वेक्टर डीएनए। प्लाज्मिड मान लो हमने अभी ले लिया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल सर्कुलर डीएनए जिसे कहते हैं, यहाँ पे हमने प्लाज्मिड ले लिया। अब क्या करते हैं, इस वायरल जीनोम का स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा काट करके, इस वायरल जीनोम का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से हमने कट कर लिया और इस टुकड़े को अब हम मिक्स कर देंगे इस वेक्टर डीएनए के साथ, इसे इंसर्ट कर देंगे। ये रहा वेक्टर डीएनए का पीस, इसका ये पार्ट हमने कट कर लिया, इस हिस्से को हमने, इस वेक्टर डीएनए के इस हिस्से को हमने कट कर लिया, ये देखो हमने इसे रिमूव कर दिया।
हम चाहते हैं इस वेक्टर डीएनए, इस प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास अभी जो डीएनए मिला है, ये देखो, ये जो अभी डीएनए हमें मिला है, इस डीएनए को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप देखो, आप ध्यान से देखो, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वायरस का, इस पैथोजन का डीएनए भी आ चुका है। पैथोजन का डीएनए भी आ चुका है ताकि वो पैथोजन की प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। पैथोजन किस टाइप का प्रोटीन बनाता है ये वो बनाना शुरू कर दे। और फाइनली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। क्या किया जाता है? ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। किसी होस्ट सेल में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मोस्ट कॉमनली यहां पे जो यूज की जाती है होस्ट सेल, मोस्ट कॉमन होस्ट सेल जिसे यूज किया जाता है, यहां पे ईस्ट सेल यूज की जाती है। इस ईस्ट के अंदर ये डीएनए ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये डीएनए खूब सारी कॉपी बनाता है अपना, इसे कहते हैं क्लोनिंग। ये अपने कई सारे क्लोन्स बनाएगा, कई सारी कॉपी बनाएगा और ये जो पैथोजन का जीन है वो यहां मल्टीप्लाई करने लगता है और इसकी मदद से खूब सारे पैथोजन के कंपोनेंट या पैथोजन के टॉक्सिन्स या पैथोजन की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पैथोजेनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पैथोजन की प्रोटीन को खूब सारा हमने लैब में बना लिया और अब इसे हम एज वैक्सीन यूज करते हैं। हम सीधा पैथोजन यूज नहीं कर रहे, पैथोजन के कंपोनेंट उसकी प्रोटीन को बना लेते हैं और फिर उसे एज वैक्सीन यूज किया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल आप रट लोगे, लिख लोगे। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बनाई गई है जिसमें ईस्ट एज अ होस्ट यूज किया गया है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किसी और होस्ट में प्रोटीन बनाते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। मतलब हमने वो वायरस की प्रोटीन ईस्ट में बनाई और फिर ईस्ट से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करी, तब जाकर के हमारे पास ये वैक्सीन तैयार होती है। लेकिन कह रहे थर्ड जनरेशन फिर डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, यहाँ देखो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यहाँ ईस्ट में ट्रांसफर करके प्रोटीन प्रोड्यूस की गई थी। यहाँ हम क्या करते हैं? द रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया, कह रहे बाकी प्रोसेस वही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां भी वैसे ही बना, लेकिन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए is directly transferred into host body, डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन द होस्ट बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। इसे ईस्ट में ट्रांसफर नहीं किया, यहाँ पे हमने ईस्ट की बॉडी में प्रोटीन बनाई तब ह्यूमन में ट्रांसफर किया। यहाँ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। बस पॉइंट इतना है कि यहाँ डीएनए ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर किया गया, इसलिए ह्यूमन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करना ये ठीक बात नहीं है। इसके लिए मंकीज या रैट यूज किए जाते हैं, पहले उनके ट्रांसफर करके देखा जाता है और सेफ होती है, सेफ्टी की जांच की जाती है, उसके बाद ह्यूमन पे यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इज अंडर ट्रायल। अभी ये ट्रायल में होती है, ट्रायल में होने के बाद इसका यूज किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। हमारे पास वैक्सीन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है टाइप 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में जो आप याद रखोगे, जो दिया हुआ है अबाउट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें ईस्ट वाला होस्ट यूज किया जाता है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन अंडर ट्रायल है। इसमें डायरेक्ट ह्यूमन की बॉडी में वायरस का जीनोम ट्रांसफर किया जा रहा है। सेफ है कि नहीं उसकी जांच की जाती है। दूसरे एनिमल के ऊपर पहले मंकी में की जाती थी, अब हमारे पास खूब सारे माइस अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फायदा क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, उसी फायदे में का एक पार्ट है ये। थर्ड जनरेशन वैक्सीन बनाने के लिए हमें ट्रायल ऑफ वैक्सीन और उसकी सेफ्टी के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर ह्यूमन कंजम्पशन इट इज फर्स्ट चेक्ड। तो अब हम इस कहानी में अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, एनसीईआरटी और उसके दिए हुए वैक्सीनेशन के कांसेप्ट पर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो वैक्सीनेशन का कांसेप्ट अगर आप उसको देखोगे, देखो पॉइंट 5, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेमोरी बेस्ड होता है। उसके बाद इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजन की उसकी प्रोटीन, जैसे मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, इस प्रोटीन वायरस की अपनी खुद की प्रोटीन को, कैप्सिड को हमने ऑब्जर्व किया, उस पैथोजन को या उसकी प्रोटीन को हम इनएक्टिव कर देते हैं, उसको वीक बना देते हैं, उस पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये एंटीबॉडी उसके एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और फिर दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास खूब सारी मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी के साथ मौजूद होंगे। फिर आता है द वैक्सीन also generate memory B and T cells which can recognize pathogen quickly, subsequent exposure and overwhelm the invaders with massive production of antibody। मतलब यही, जैसे कि आप जानते हो, प्राइमरी रिस्पांस जो हमने दिया वैक्सीन ट्रांसफर के दौरान वो था वीक, कह रहा बूस्टर रिस्पांस और सारी एंटीबॉडी। अब कह रहा पैथोजन जब डायरेक्ट आता है तो और भी ज्यादा खतरनाक, मतलब जैसे जैसे पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में होती जाती है, सबसिक्वेंट एक्सपोजर में बॉडी का रिस्पांस भी बहुत ही घातक और खतरनाक हो जाता है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू व्हिच क्विक इम्यून रिस्पांस इज रिक्वायर्ड एट द टिटेनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। कभी-कभी हम प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको एंटी जो वेनिन के बारे में बताया, एंटी टेटनस सीरम के बारे में बताया, वहां पे भी वही केस है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन व्हिच वी गिवन टू पेशेंट कंटेन प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी, जिसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो वैक्सीन का दूसरा पार्ट है। कह रहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। हम होस्ट, दूसरे होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरिया या ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम पैथोजन के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जेन वैक्सीन कहते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का कांसेप्ट क्या है वो यहां से आपको मिल जाता है। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, वो है एलर्जी। बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो कुछ इम्यून सिस्टम का ही कुछ गड़बड़ी हो जाने में भी, यानी हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जो हमारे ही बॉडी के लिए कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं। उसी डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एलर्जी। ये हमारी खुद की बॉडी की वजह से जनरेट होता है। हमारी बॉडी की सेल्स खुद ही इस रेस्पॉन्स को जनरेट कर पाती हैं। कैसे करती हैं आप देखेंगे, जब भी कभी आप अपना प्लेस जगह चेंज करते हो, तो जनरल सी चीज आप समझो कि बचपन से लेकर के बड़े होने तक, देखिए ध्यान से सुनेंगे, एलर्जी के पीछे आप एक्जैक्ट रूट कॉज खोजोगे तो बड़ा मुश्किल। एलर्जी होती क्या है, बेसिक चीज अगर समझो कि है क्या एलर्जी, तो एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी, इसके पीछे कह रहे ओवर सेंसिटिविटी है, किसी भी चीज को लेकर के, खाने पीने की चीज हो, डस्ट पार्टिकल हो, स्मोक हो, या कोई भी ऐसी कोई भी चीज जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी से एक्सपोज होती है। तो कोई भी चीज जिसके लिए आपकी बॉडी ओवर सेंसिटिव हो, हीट को लेकर हो सकती है, सनलाइट के लिए भी हो सकती है, मिल्क के लिए भी हो सकती है, डस्ट के लिए भी हो सकती है, पॉलन ग्रेन के लिए भी हो सकती है, और इवन बनाना में भी पाए जाते हैं कुछ ऐसे केमिकल जिसके लिए लोग एलर्जिक होते हैं। चॉकलेट्स में भी एलर्जेंस पाए जाते हैं, जो किसी पर्सन को हो सकती है, जो किसी को नहीं होती है। कुछ लोग बड़े चाव से खाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग चॉकलेट खाएं तो उनके चेहरे, उनके बॉडी, उनके स्किन में, उनके बॉडी के अंदर होने वाली कुछ रिएक्शन, अजीबोगरीब रिएक्शंस होती है।
नॉर्मली एलर्जी से डेथ नहीं होती, ये डेथ या फैटल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशन में जब एलर्जी ब्लड रिलेटेड या एंटीबायोटिक रिलेटेड होती है तो इसमें भी डेथ हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक ऐसा शॉक लग सकता है, ब्लड प्रेशर इतना तेजी से गिर सकता है इंसान का कि उसकी डेथ हो जाती है। तो ध्यान से सुनेंगे, एलर्जी का जो रूट कॉज है, एग्जैक्ट कॉज पकड़ना अभी भी मुश्किल है, लेकिन इन जनरल इसको रिलेट किया जाता है, इसके कॉज को रिलेट किया जाता है कि इट मे बी जेनेटिक, जेनेटिक्स से इसके पीछे रूट है, ये जेनेटिक हो सकता है, ये लाइफ स्टाइल बेस्ड, ओवर हाइजीनिक लाइफ स्टाइल, जो लोग बहुत ज्यादा हाइजीनिक को लेकर के जो कॉन्शियस रहते हैं, लाइफ स्टाइल और एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट, और एक्सपोजर अपने आसपास का एनवायरमेंट कैसा है ये उस बात पे डिपेंड करता है। एक्सपोजर टू एनवायरमेंट, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कभी जाते हो, कभी प्लेन एरिया से हिली एरियाज में हिल्स पे जाते हो, या आपकी लोकेशन बदलती है, तो ऐसे टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस, बेसिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज से आप कभी एक्सपोज नहीं हुए, कभी देखा ही नहीं, अचानक से उस एरिया में आप पहुंचे और वहां जाकर के कुछ ऐसी चीजों से आपकी बॉडी कर रहे हो, रोज एक्सपोज हो रहा है कि आपकी बॉडी उसके लिए इरिटेटिंग रेस्पॉन्स करके नहीं हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो जब हमारी बॉडी की सेल्स किसी बाहरी चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए, एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो करती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है बॉडी, और उसी ओवर सेंसिटिविटी में डर के मारे रेस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। उसी एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स, ओवर रेस्पॉन्स या सेंसिटिव रेस्पॉन्स को हम कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी के लिए कुछ और टर्म्स यूज किया है, साइंटिस्ट ने कहा है कि ये एलर्जी जो होती है ये होती है एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ओवर रेस्पॉन्सिवनेस इसे कहते हैं ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन फैक्टर, किसी फॉरेन फैक्टर के अगेंस्ट बॉडी जो एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स करती है उसे कहते हैं एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं, अगेंस्ट एनी फॉरेन फैक्टर। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एलर्जेंस। क्या कहते हैं? दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एलर्जेंस। और ये जो एलर्जेंस होते हैं बेटा जी, ये एलर्जेंस वैरायटी ऑफ टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, कई प्रकार के एलर्जेंस हो सकते हैं। ये एलर्जन कई प्रकार के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, इंसेक्ट बाइट्स हो सकती है, किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से भी हो सकता है, बी वेनम की वजह से भी हो सकता है, हनी बीज की वजह से भी हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, या फिर पॉलन ग्रेन से हो सकता है। बहुत सीवियर केसेस में, सम केसेस में एंटीबायोटिक्स भी एलर्जी हो सकती है, या फूड एलर्जन भी हो सकते हैं, कोई फूड कंपोनेंट भी हो सकता है, या फिर एनिमल्स जो घर में पेट्स रहते हैं, आपके एनिमल्स जो रहते हैं, पेट्स जो रहते हैं, उनके बॉडी से कुछ डैंड्रफ या डैंडर जिसे कहते हैं, कुछ कह रहे हैं ऐसे मटीरियल जो उनकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं वो रिलीज करते हैं, उन्हें एनिमल डैंडर कहते हैं, उनसे भी हो सकता है। तो ये एक एक्सैजरेटेड रिस्पांस है बॉडी का, याद रखेंगे। पहले ही एकदम से तुरंत एलर्जी नहीं जनरेट होती है, पहले बॉडी उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी डेवलप होती है। मतलब ये व्हेन आवर इम्यून सिस्टम इज सेंसिटाइज्ड हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है ड्यू टू फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। जब एलर्जन के पहले एक्सपोजर से बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है तो इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में एलर्जीज डेवलप होती हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एलर्जीज जो डेवलप होती हैं वो हमारी बॉडी का एक सेंसिटाइज्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, प्राइमरी रेस्पॉन्स नहीं है, सेंसिटाइज्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स है। और इस सेकेंडरी रेस्पॉन्स में आप देखोगे यूजुअली जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, किसी भी इंसान में एलर्जी के कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है, जैसे कि आपकी जो आईज है, आईज से फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, वाटरी आईज जिसको कहते हैं, वाटरी आईज हो सकती है। नेजल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, रनिंग नोज कहते हैं, जगह बदलते ही शुरुआत हो जाती है। रनिंग नोज, हिल्स पे आप जाते हो, कभी प्लेन से हिल्स पे जाते हो तो ये कुछ ऐसी फीलिंग होती है। तो उस टाइम जब पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा, जैसे ब्लूमिंग टाइम में आप चले जाओ, ऐसे टाइम जब वहां फ्लावर जो है खूब अच्छे से ब्लूम कर रहे होंगे, तो फॉरेस्ट एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जहां पे फ्लावर की ब्लूमिंग हो रही होगी, पॉलन ग्रेन्स की अमाउंट खूब सारी होती है। जब बॉडी में जाती है तो शुरुआत में आपको लगता है नहीं ये तो ठीक है, हमारे नॉर्मल प्लेन एरिया वाले पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो बॉडी उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन कभी कोई ऐसा केमिकल या ऐसे कंपोनेंट का एक्सपोजर हो जाए जो कि आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो बॉडी धीरे-धीरे उसके सेंसिटिविटी डेवलप करने लगती है। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलती है, स्नीजिंग होती है, छींकें आने लगती हैं, और समटाइम्स फीवर भी होने लगता है। समटाइम्स ये फीवर में भी रिजल्ट करता है। तो कुछ ऐसे कॉमन से सिम्टम्स देखने को मिलती है, बॉडी थोड़ा इरिटेटिंग सी फील करती है, इरिटेटिंग रिस्पांस आता है। ये एलर्जी के कॉमन रेस्पॉन्सेज हैं। एक्चुअल में एलर्जी होती कैसे, जरा मैं आपको इसको बताता हूं, थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। मान लो ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, एक्चुअल में होता क्या मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई एलर्जन बॉडी में आता है, डस्ट हो, पॉलन ग्रेन हो या कोई भी फैक्टर हो, एलर्जन जब पहली बार बॉडी में आता है ना बेटा, पहली बार जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर आकर के वो किसी स्पेसिफिक केमिकल से बाइंड कर जाता है, जिन्हें हम कहते हैं IgE। क्या कहते हैं? हमारी बॉडी में ये फर्स्ट एक्सपोजर जब होता है तो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जिन्हें कहते हैं IgE कहते हैं। जैसे ही फर्स्ट एक्सपोजर होता है, IgE का प्रोडक्शन होता है। ये तो क्या ही हो गया यार, ये तो क्या ही हो गया, खेला हो गया। एलर्जीज पढ़ रहे थे हम लोग, मेरे तो बहुत सी गायब हो गया। जब एलर्जीज पढ़ रहे हैं तो देखें जरा, कह रहे फर्स्ट एक्सपोजर जब एलर्जन का हुआ, जब एलर्जन आता है, मान लो ये है एलर्जन, अब पॉलन हो या खोलन हो, कुछ भी हो, कह रहे कोई भी फॉरेन फैक्टर जब बॉडी में आता है तो बॉडी में आने के बाद इनका इंतजार कर रही होती है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये है IgE इन्हें कहते हैं, जो पहले तो बहुत कम होती है नंबर में, लेकिन पॉलन जब आता है, ध्यान से सुने, ये है पॉलेंस, यानी ये हमारी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन से बाइंड कर गया। ये एलर्जन जो है हमारी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, IgE से बाइंड कर जाता है। ये जैसे ही IgE से बाइंड करता है, ये एक्टिवेट हो जाती है, और हमारी बॉडी की जो दूसरी, जो हमारी बॉडी की जो बी सेल्स होती है, ये उनको एक्टिवेट करता है, ये ट्रिगर करता है सेम टाइप की
मोर IgE प्रोडक्शन क्या करता है, ये सेम टाइप की मोर IgE का प्रोडक्शन करता है, IgE के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और उसी टाइप की खूब सारी IgE का फॉर्मेशन होने लगता है। ये बहुत सारी IgE का फॉर्मेशन करता है, IgE का नंबर बढ़ जाता है, वो सेम टाइप की IgE का नंबर बढ़ने लगता है और ये जो सेम टाइप की IgE का नंबर बढ़ता है ये IgE जाकर के बाइंड कर जाती है मास्ट सेल्स से। ये खूब सारी जो IgE प्रोड्यूस हुई है, दीज IgEs ऑफ सेम टाइप्स बाइंड विद द सरफेस ऑफ मतलब आप देखोगे किसी भी एलर्जी के रेस्पॉन्स में कोई भी पर्सन जिसे एलर्जी होती है उसके बॉडी में IgE का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। IgE बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब ब्लड टेस्ट में बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि उसकी बॉडी में खूब सारी IgE बन गई, मतलब उसकी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप कर लिया उसने। तो ये जो IgE है बाइंड विद द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, हमारी बॉडी की सेल्स होती है उन्हें कहते हैं मास्ट सेल्स, जो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है या फिर ब्लड में बेसोफिल्स कहते हैं इनको। तो हमारी मास्ट सेल जो होती है उन मास्ट सेल, ये रही हमारी मास्ट सेल और इस मास्ट सेल से हमारी बॉडी की ये एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती है। ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल था, जो IgE था, वो बाइंड कर जाता है इन्हीं मास्ट सेल से। अब देखो हुआ क्या, ये तो हो गया बॉडी में अब सेंसिटाइज हो चुकी है बॉडी अब सेंसिटाइज हो चुकी है और इस सेंसिटाइज्ड बॉडी में फॉरेन फैक्टर कह रहे एलर्जन की एंट्री। अब कह रहे जब एलर्जन दूसरी बार आएगा, सेकंड एक्सपोजर, बॉडी अब सेंसिटाइज हो चुकी है, अब कह रहे सेंसिटाइज्ड बॉडी में सेकंड एक्सपोजर हुआ, सेकंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एलर्जन, उसी एलर्जन का एक्सपोजर जब होता है तो ये जो मास्ट सेल सेंसिटाइज हो चुकी है, मास्ट सेल्स जो होती है जो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो चुकी है, अभी रिस्पांस नहीं किया था इसने, ये मास्ट सेल प्रोड्यूस करना शुरू करती है अपने केमिकल्स, जिसमें से सबसे कॉमन होता है हिस्टामाइन। एक केमिकल हिस्टामाइन रिलीज होता है और दूसरा होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। ये बहुत ही कॉमन केमिकल्स हैं जो इस मास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा हेपेरिन भी रिलीज होता है, लेकिन एलर्जी से जब हम रिलेट करते हैं तो जब खूब सारी हिस्टामाइन रिलीज होती है तो ये होती है वैसोडाइलेटर। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं वैसोडाइलेटर। क्या कहते हैं इसको? वैसोडाइलेटर कहते हैं। और वैसोडाइलेटर का मतलब होता है ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, उसका डायमीटर बढ़ा देता है, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, और इसी की वजह से इसी के फर्दर रेस्पॉन्स में जनरेट होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि एलर्जिक रिस्पांस एक हाइपर सेंसिटिविटी है किसी ऐसे फैक्टर को जिसको हमारी बॉडी रेगुलर एक्सपोजर शुरुआत में नहीं हुआ था और बॉडी में उसको लेकर कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अचानक से कोई ऐसा फैक्टर बॉडी में आया, बॉडी में आते ही उसके एक्सपोजर से बॉडी की सेल्स अगर सेंसिटाइज होने लगती है, जो डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, जो डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे, जो डिपेंड करता है उस पैथोजन के एक्सपोजर पे, जब बॉडी में आएगा तो बॉडी में इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर देगा। सेंसिटाइज्ड इम्यून सिस्टम में जैसे कोई फॉरेन फैक्टर आता है दोबारा अगर उसका एक्सपोजर होता है तो बॉडी एक्सेलरेटेड रिस्पांस करती है, इसी को कहते हैं एलर्जिक रिस्पांस। और मैंने कहा कि ये तो कुछ कॉमन है, ये जो मैंने एलर्जन लिखे हैं ये तो कुछ कॉमन एलर्जन लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एलर्जन हैं, मतलब हजारों वैरायटी के एलर्जन मिल जाएंगे। डॉक्टर्स ने हजारों तरह के एलर्जन जो कि पर्सन टू पर्सन बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं, ऐसे बताएं, पर्सन टू पर्सन बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। बहुत ही कॉमन एलर्जिक रिस्पांस के एग्जांपल्स अगर आप याद करना चाहो, बहुत ही कॉमन एलर्जी के एग्जांपल याद करना चाहो तो एक है हे फीवर, एक रिस्पांस है आप याद कर सकते हो, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हे फीवर। ये ड्यू टू पॉलन ग्रेन एलर्जी होता है, ड्यू टू पॉलन एलर्जी। अगर किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो पॉलन एलर्जी से होने वाला बहुत ही कॉमन है हे फीवर। इसके अलावा एस्थमा भी एक तरह का एलर्जिक रिस्पांस है, जिसे हम ब्रोंकियल एस्थमा भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ है कि वीजिंग होती है, यहाँ म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं, जहां पे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जो कि डस्ट एलर्जी से होता है या फिर पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर या स्मोक से भी हो सकता है, इसे कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा। इसके अलावा जो सबसे डेंजरस केस होता है वो होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स की एलर्जी से होता है, जो एंटीबायोटिक एलर्जी से होता है, और ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म होता है, फैटल होता है, इसमें डेथ भी हो जाती है। ये कैसे होता है? ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, या ऐसे लिख सकते हैं इफ एंटीबायोटिक एलर्जी, अगर किसी को एंटीबायोटिक एलर्जी है, इफ एंटीबायोटिक लाइक कोई एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द ब्लड, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड ऑफ एलर्जिक पर्सन, किसी भी एलर्जिक पर्सन के ब्लड में, ब्लड ऑफ एलर्जिक पर्सन के बॉडी में अगर हमने इंजेक्ट कर दिया है एंटीबायोटिक्स को, एंटीबायोटिक को इंजेक्ट कर दिया है बॉडी में, तो दैट विल लीड टू ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर इमीडिएटली। ड्रास्टिक फॉल, बहुत तेजी से फॉल इन ब्लड प्रेशर हो जाता है और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे एलर्जी से डेथ नहीं होती, लेकिन कुछ सीवियर कंडीशंस में, कुछ स्पेशल केसेस में एलर्जी भी फैटल हो सकती है। सारी एलर्जीज फैटल नहीं है। डस्ट एलर्जी से किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे डेथ नहीं कॉज करेगा। बॉडी में शुरुआत में कुछ सिम्टम्स आएंगे, ब्रेथलेसनेस, आप किसी की सांस ही रोक दोगे, दम घुट जाएगा तो मर जाएगा, मतलब एलर्जी की वजह से वो नहीं मरा, दम घुटने से मरा। बट एलर्जीज की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में वो डेथ नहीं कॉज करती, लेकिन सम केसेस इट मे बी फैटल, ये डेथ कॉजिंग हो सकता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने बताया एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो कि पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देने की वजह से हो सकती है। तो आप देखेंगे एलर्जी के बारे में जो एनसीईआरटी की कहानियां लिखी हुई हैं, एनसीईआरटी के कुछ सुलझी अनसुलझी कहानियां, ध्यान से सुनते हैं। When you have gone to a new place, कन्याकुमारी घूमने चले गए, साउथ इंडिया घूमने चले गए, कश्मीर घूमने चले गए, तो सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं, थोड़ा इरिटेशन शुरू हो जाती है, इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, वीजिंग मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, वीजिंग का मतलब है साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, साउंड ब्रीथ के दौरान कुछ साउंड प्रोड्यूस होने लगता है विद नो एक्सप्लेन रीजन, कोई रीजन आपको पता भी नहीं चलता। एंड व्हेन यू वेंट अवे, मतलब वहां से दूर चले जाए, वहां से हट जाए, वहां से चले जाए, फिर से अपनी वापस जगह पे जाए, तो वो सिम्टम डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको पता है, क्या आपके साथ हुआ है? क्या आपने भी ये फील किया है? क्या आपने भी ये महसूस किया है? अगर आपने महसूस किया है कभी तो इसका कारण जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी की ही सारी बात है टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। आई हैव मेंशन्ड
एंड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन हो सकता है, माइट्स हो सकते हैं व्हिच आर डिफरेंट एट इन डिफरेंट प्लेसेस। द एक्सैजरेटेड रिस्पांस, अब कह रहे हैं एक्सैजरेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन थिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं एलर्जन, एंटीजेंस कहते हैं, इन्हें हम एलर्जेंस कह सकते हैं, कह रहे प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जन, मतलब एलर्जन भी एक तरह का एंटीजन है, फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन सारे एंटीजन एलर्जन नहीं होते, ध्यान रखेंगे। एलर्जेंस आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस। कह रहे द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर आईजीई टाइप, मतलब यहां पे आईजीई मीडिएटेड रिस्पांस होता है, याद रखेंगे। एलर्जीज आर आईजीई मीडिएटेड रिस्पांस, ये आईजीई मीडिएटेड रिस्पांस होता है, याद रखेंगे हमेशा एलर्जी के लिए। कॉमन एग्जांपल जो एलर्जेंस के हैं माइट्स के, दैट इज डस्ट में माइट्स पाए जाते हैं, पॉलन होता है, एनिमल डेंडर होता है। सिम्पटम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड, डॉक्टर जब चेक करते हैं एलर्जी पता करने के लिए तो वो क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन हो सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, वो आपसे पूछते हैं और आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिससे उन्हें थोड़ा डाउट होता है कि ये केमिकल हो सकते हैं एलर्जन, और उसी से एलर्जी के टेस्ट करके वो जान पाते हैं मोस्ट पॉसिबल एलर्जन को इंजेक्ट करके कि क्या है एलर्जी का कॉज। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, मतलब कैसे ट्रीट करोगे, याद रखेंगे एलर्जी को ट्रीट करने का जो तरीका है, एंटी एलर्जिक जो रोल प्ले करते हैं केमिकल्स, एंटी एलर्जिक रोल प्ले करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसमें कॉर्टिसोल बहुत ही कॉमन है। कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन नाम का हार्मोन दिया जाता है, एड्रेनलिन, या फिर हम देते हैं एंटीहिस्टामाइंस दे सकते हैं, मतलब कॉर्टिसोल एक एंटीहिस्टामाइन भी है। स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो अंडर द डॉक्टर्स कंसीडरेशन स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं टू सप्रेस द एलर्जिक रिस्पांस। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या यूज करेंगे, एंटीहिस्टामाइन यूज करेंगे, एड्रेनलिन यूज करेंगे और स्टेरॉइड्स यूज करेंगे, दैट कैन रिड्यूस द सिम्पटम्स ऑफ एलर्जी। मॉडर्न डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न डे लाइफ जो हमारी लाइफ स्टाइल जो है हमारी बहुत ज्यादा ओवर हाइजीनिक हो चुकी है, इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है जहां पे हम सेंसिटिविटी डेवलप कर रहे हैं एलर्जन के खिलाफ। चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर्स फ्रॉम एलर्जी अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड। अगर आपकी जिंदगी में ओवर हाइजीन मतलब अधिक आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा, मतलब आप खाना खाते हैं उससे पहले हाथ धोते ठीक बात, खाना खाते हैं खाना खाने के बाद हाथ धोते ठीक बात है, खाने के बाद खाने से पहले धो लिया, फ्रेश होने गए हाथ धो लिया, वहां से आए फिर हाथ धो लिया, ठीक है, जहां जरूरत है वहां हाथ धो लिया, लेकिन दिन भर में अननेसेसरली 100 बार हाथ धुलना, ओवर हाइजीन मेंटेन करना, आवश्यकता से ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, आपके नाखूनों को अपने हाथ को पूरा अच्छे से इतना सैनिटाइज कर लिया, मतलब सैनिटाइजर की बहुभूत जिंदगी के बजाय सैनिटाइजर से नहा रहे, पूरा हाथ को उस अल्कोहल जैसे केमिकल से पूरी तरह हाथ के सारे बैक्टीरिया कीटाणु को हम धोते जा रहे हैं, और नॉर्मल से भी ज्यादा। बॉडी की साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन दिन भर अगर दिन भर में कोई 4 बार स्नान करे, 4 बार अपनी स्किन को रगड़ रगड़ के साबुन से धोए, ये भी आपके लिए खतरनाक है, एलर्जी पैदा कर सकता है। खाना जो हम खा रहे हैं खाने से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि खाने भी आजकल मिलावटी हो रखे हैं, आपको पता ही है फूड में किस तरीके के केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। खाने को पकाने के लिए, फल को पकाने के लिए, सब्जियों को पकाने के लिए, हरा रखने के लिए बहुत सारे केमिकल पेंट और बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं। तो हम आजकल जो खा रहे हैं उस फूड अडल्ट्रेशन की वजह से, हम जो खाना खा रहे हैं वो, हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो, जो ओवर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं वो, हाइपर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो, ये सारे फैक्टर हमारे लिए एलर्जिक हो जाते हैं। इससे भी एलर्जी मतलब हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाती है किसी एक पर्टिकुलर केमिकल को लेकर के, उसे कहते हैं एलर्जी, जो कि आईजीई द्वारा मीडिएट होती है और मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, और मास्ट सेल और आईजीई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एलर्जी को डेवलप करने के लिए। हिस्टामाइन का प्रोडक्शन होता है जो एलर्जी डेवलप करता है, इसीलिए एलर्जी को सप्रेस करने के लिए एंटीहिस्टामाइंस दी जाती है। एंटीहिस्टामाइन केमिकल के अलावा हम कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स, एड्रेनलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटी एलर्जी कहे जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर स्टेरॉइड्स भी दी जाती है, डिपेंडिंग कि किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और किस एलर्जन के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है एलर्जी से रिलेटेड जो हमने कंप्लीट कर ली है। थोड़ी और बातें कर लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड। एक और टॉपिक इसमें रिलेटेड है, इसका नाम है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स जो अपने खुद की इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से, ड्यू टू फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो अपनी बॉडी की सेल को पहचान लेता है और दूसरी की बॉडी की सेल को किल कर देता है। तो फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू डिटेक्ट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, टू आइडेंटिफाई, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब टू आइडेंटिफाई और टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कौन अपने बॉडी की सेल है उसको और कौन बाहर की सेल है उसे पहचान लेने की एबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे इम्यून सिस्टम में, अगर इम्यून सिस्टम में इस प्रॉपर्टी का फेलियर हो जाए, यहां पे भी पॉइंट याद रखेंगे, इट इज कॉज्ड ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस, कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक रीजंस और ओवर प्रोडक्शन, या तो जेनेटिक हो सकता है या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो सकता है, या फिर ओवर एक्टिव हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो सकता है, हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो सकता है, या फिर इसका जेनेटिक या एनवायरमेंटल रीजन भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल भी हो सकता है। मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए कॉज कोई भी हो, एनवायरमेंटल हो या ओवर प्रोडक्शन हो या जेनेटिक हो, लेकिन जब हमारी बॉडी सेल्फ नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती तो स्टार्ट कर देती है आवर इम्यून सिस्टम starts the destruction of own body cells, अपनी ही बॉडी सेल्स के लिए ये डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पीवाईक्यूज में रिसेंटली कुछ क्वेश्चन आए एग्जांपल बेस पे, जिसमें एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे इस टॉपिक से, आउट ऑफ द एनसीईआरटी इन नीट एग्जाम, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी से एग्जांपल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम द सेम टॉपिक। तो आपको एग्जांपल्स के मैं नाम बताऊंगा, आप जरूर याद कर लें। पहले तो 2 पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लें। पहले 2 पॉइंट की ऑटो इम्यूनिटी होती क्यों है, फेलियर ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल से, अपनी ही इम्यून सिस्टम के अपनी बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एग्जांपल में आप नाम याद कर लोगे, जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको याद करना ही है और कुछ अलग चैप्टर्स में भी दिया है। तो पहला नाम लिखता हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। आर्थराइटिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्थराइटिस मींस जॉइंट इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज हार्मोन हमने पढ़ा था। ग्रेव्स डिजीज जो होती है, यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जो हमारी ही इम्यून सिस्टम के लिए डेंजरस हो जाती है, इसे कहते हैं एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर। क्या कहते हैं? एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं।
तो ये भी हो सकता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। कौन सा टस? मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, आईडीडीएम जिसको कहते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक हेपेटाइटिस अपनी लिवर सेल ही डैमेज करने लगती है, हेपेटाइटिस कहते हैं इसको। मायस्थेनिया ग्रेविस आपने पढ़ा हुआ है मसल वाले चैप्टर में, मायस्थेनिया ग्रेविस। एनसीईआरटी से बाहर भी नाम पूछे गए थे तो आपको नाम बता देता हूं, जो एनसीईआरटी के बाहर था वो था सोराइएसिस एंड 7 नंबर पे लिख देता हूं विटिलिगो। तो सोराइसिस स्किन पे ड्राई लेजन, जैसे फंगल इन्फेक्शन में ड्राई लेजन्स बन जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी रेड पैचेस या ड्राई लेजन्स, बट ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ध्यान रखेंगे। वहाँ फंगल इन्फेक्शन था, ये ऑटो इम्यूनिटी अपने स्किन की सेल्स का ये क्या करने लगता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। और विटिलिगो में आप देखोगे कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, जिसे कहते हैं मेलानोसाइट जो होती हैं। मेलानोसाइट जो होती हैं उनके जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है वो लॉस होने लगती है, मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो आप सफेद चकत्ते देखोगे, होठों पे दिखाई देंगे, चेहरे पे दिखाई देंगे, हाथों पे दिखाई देंगे। वो लेप्रोसी नहीं है, लेप्रोसी में नंबनेस हो जाती है, मतलब लेप्रोसी में उस पार्ट का सेंसिटिविटी खत्म हो जाता है, सेंसेस लॉस हो जाते हैं, न्यूरनल फंक्शन खत्म हो जाता है, तो वहां पे आप लेप्रोसी यूज करते हो। यहाँ पे विटिलिगो में कलर केवल पैचेस, जो व्हाइट पैचेस है वो फॉर्म होते हैं। एनसीईआरटी से बाहर ये दोनों टर्म्स हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन है, आपने पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे, वहां मिल जाएंगे। कुछ मैं भी करवाऊंगा, आपको मिलेंगे, मतलब कुछ बेसिक एग्जांपल्स याद कर सकते हो बाबू, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही। आईडीडीएम तो आपने सुना ही है, डायबिटीज मेलिटस के बारे में। हेपेटाइटिस आप जानते हो लिवर से रिलेटेड है। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, ध्यान रखें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है यहाँ पे ये एक जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ग्रेव्स डिजीज एक्सोथेल्मिक गोइटर है, जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ था कि थायराइड ग्लैंड में ऐसे प्रोटीन या एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो हमारी बॉडी के अपने टीएसएच की तरह मिमिक करना शुरू कर देती है। तो अगर आप देखोगे ऑटो इम्यून से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जरा उनको दिखा देता हूं, आपको दर्शन करा देता हूं। इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड अपॉन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया था, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मेमोरी। एसडीडीएम के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसी में जो डिस्क्रिमिनेशन वाला खेल था, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंशिएट कर लेता है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है। लेकिन जब कभी ऐसी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, व्हाइल वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, हम जानते नहीं एक्जेक्टली क्या था, बट हम कह सकते हैं हाँ, दो रीजन थे, तो हो सकते हैं कि एक हायर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। द टू समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल। देखो अपनी ही बॉडी सेल्फ को अटैक करना शुरू कर देती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द ओन बॉडी सेल्स एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी रिलेटेड टू द जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो एनसीईआरटी ने तो यही एग्जांपल दिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो क्लास 11 के सिलेबस में, वहां आपको मायस्थेनिया ग्रेविस भी मिल जाता है, ग्रेव्स डिजीज भी मिल जाती है, लेकिन जो कुछ नाम जो मैंने आपको ऐड कर दिए हैं, एक दो एक्स्ट्रा, वो पढ़ लेंगे, क्या पता आपके काम आ जाए। हो सकता है अगर कुछ और नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको हेल्प करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं जो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे ल्यूपस होता है एक, ल्यूपस जिसे हम कहते हैं, तो ल्यूपस के बारे में भी अगर मन हो तो आप उसको नोट करो, अदरवाइज उसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का ही एग्जांपल होता है। क्रॉनिक एनीमिया भी ऑटो इम्यून डिजीज का ही एग्जांपल है। हाशिमोटो डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का ही एग्जांपल है। मतलब हमें उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी से बहुत बार मतलब बीमारियां पढ़ते जाएंगे तो इतनी सारी हो जाएंगी कि हमारे पास फिर याद करने वाला भी फंडा खत्म हो जाएगा। इसलिए उतना पढ़े जितने से हमारा काम बन जाए, और कोई एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर पूछे तो आप उसे कर सको। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का खेला समाप्त करते हैं एक दो सवाल के साथ, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। द फीटस गेट इम्यूनाइज्ड आफ्टर रिसीविंग एंटीबॉडी फ्रॉम मदर थ्रू द प्लेसेंटा। जैसे कि हम जानते हैं प्लेसेंटा एक बैरियर होता है, मदर क्या करती है अपनी खुद की इम्यूनिटी में आईजीजी जो होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रांसफर कर देती है, बेबी में जो फीटस होता है उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, और इस ट्रांसफर की वजह से इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मदर ने अपने लिए बनाया लेकिन वो बच्चा यूज कर रहा है अपने लिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है एक्सेजरेटेड रिस्पांस क्या होता है, तो इसे हम एलर्जिक रिस्पांस कहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक एलर्जिक रिस्पांस जो एक तरह का सेकेंडरी रिस्पांस होता है। सेंसिटाइज्ड सेल्स जो मास्ट सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं जो केमिकल सिस्टमाइन या सेरोटोनिन, उन्हीं की वजह से ये जनरेट होता है। यूज ऑफ एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्पटम्स ऑफ। एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करना है तो हमें एंटी हिस्टामाइन देना पड़ेगा। एलर्जी हिस्टामाइन की वजह से होती है तो हमें एंटी हिस्टामाइन देना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी इस एलर्जी से फाइट कर सके। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपके लिए सवालात दे दिए हैं, कुछ होमवर्क करना है। जैसे कि आप देखो सिलेबस एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ डालो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछे गए हैं पिछले सालों में। मोस्टली आप देखोगे 99% एनसीईआरटी है, लेकिन 1% ऐसे आप कर सकते हो, चाहो तो 95 से 98% एनसीईआरटी है, और बाकी के 5 से ऐसे लिख सकते हैं 2 से 5% आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जा सकता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन इस चैप्टर से खासकर पूछे गए, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी प्लस पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्लास नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए क्लास नोट्स में मैं वो चीज ऐड कर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बचा कुचा होगा मसाला वो आपको डीपीपी से मिल जाएगा, एंड साथ में ये आप क्वेश्चन भी कर लोगे। जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि पिछले बीते हुए 5 साल 10 साल में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए, तो वहां पे आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर आ जाए, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। और वैसे जिसके पास पीवाईक्यूज होंगे वो तो जान ही रहा होगा। तो आज हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया, इसमें हमने ऐड भी किया, एक्स्ट्रा भी हमने ऐड किया, हमने ऑटो इम्यूनिटी भी डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फेटिक सिस्टम, ह्यूमन का लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ह्यूमन के लिम्फॉइड ऑर्गन के साथ साथ हम बात करेंगे एड्स की भी शुरुआत करेंगे। हम डिजीजेस के पार्ट में एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे और ड्रग्स, मतलब मेजर पार्ट अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस एनसीईआरटी के पार्ट में एक रह गया लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा एड्स, फिर कैंसर, और फिर एडिक्शन वाला एरिया है जहां पे हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, टोबैको के बारे में पढ़ते हैं, अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अब हमारा टारगेट होगा इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना। अब आगे के यही 4 टॉपिक रहेंगे, उन पे फोकस करेंगे। बार बार कहा जा रहा है आपसे, बार बार ये स्क्रीन दिखाई जा रही है आपको, ताकि आप समझ सके कि कितनी वेटेज, कितनी इंपॉर्टेंस है। रियल टेस्ट अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट करेगा। मुझे लगता है आपको जरूर देना चाहिए। आपके नीट के लिए ये बूस्टर टेस्ट साबित होगा। नीट के पहले नीट जैसी फीलिंग आपको अगर लेनी है तो आप एक टेस्ट दे सकते हैं जो बेस्ड होगा आपके बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे। तो
जरूर अप्लाई करें। मेरी सजेशन के हिसाब से आपको जरूर देना चाहिए टेस्ट। तो जितने भी 2 क्वेश्चन तो जितने भी सॉल्व कर लो, अब उतने भी आपके लिए कम है। ये आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आप अपने घर से निकल करके जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे नीट वाले दिन, वैसा ही टेस्ट पेपर है। उसी तरीके से हमको देना होगा कि घर से निकले, अपना एडमिट कार्ड लेकर के गए, वहां पे बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर आए, उन्होंने ओएमआर फिल कराई और उसके बाद हमने पेपर दिया। इस लिहाज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप इसको कर सकते हो। इसकी डिटेल्स डेट यहां दी हुई है, इसकी डिटेल्स आप यहां से देख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप दूसरे उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इसी के साथ आज की कहानी खत्म करने का समय हो चुका है, विदा लेने का समय हो चुका है। खूब मन से पढ़ना है, एकदम हारना नहीं है, थकना नहीं है, जुटे रहना है, डटे रहना है, अड़े रहना है, जब तक कि हम नीट क्वालीफाई नहीं कर लेते। नीट 2024 आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए बार बार हजार बार कहूंगा कि अब की बार 650 और 700 से पार। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, लव यू।